प्रारंभ करते हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था और इसमें महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। अभी तक हमने इनकी नीतियों के बारे में देखा था कि किस तरह से कृषि नीति थी, भू राजस्व नीति थी, रैयतवाड़ी क्या व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त क्या था। अब प्रारंभ करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी इसके बाद। महलवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में लागू की गई थी। यह बंदोबस्त कई प्रयोग करने के बाद उत्तर भारत में भारतीय शक्तियों द्वारा अंग्रेज़ों को हस्तांतरित और अंग्रेज़ों द्वारा जीते गए प्रांतों में लागू किया गया था। इसमें आगरा और अवध का क्षेत्र भी शामिल था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि कर की जो इकाई थी वह किसान का खेत नहीं था, बल्कि गांव या महल था या महाल था। गांव की जो भी भूमि थी वो सब मान लिया गया कि ये ग्राम सभा की भूमि है, सामूहिक रूप से है, सबकी है और इसमें एक भागीदारों का समूह है या बॉडी ऑफ कोशेयर्स, और समूह के रूप में ही यह उत्तरदायी हैं राजस्व चुकाने के लिए। सरकार के द्वारा कुछ गांवों को महाल में इकट्ठा करके और उसे एक भू राजस्व या लगान निश्चित कर दिया जाता और फिर लगान को अलग अलग गांवों में बांट दिया जाता। कई स्थानों पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी माना जाता था, लेकिन अधिकतर सामूहिक रूप से गांव या महाल को ही उत्तरदायी माना गया और उस पर लागू किया गया। प्रत्येक गांव अपने भू राजस्व से संबंधित जो मांग है उसके संबंध में अपनी बात कह सकता था, लेकिन महाल पर जो लगाए गए भू राजस्व हैं वो सब बराबर होते थे, कहीं अंतर नहीं किया जाता था। हर किसान अपना ही खेत खेती करने के लिए प्रयोग करता था, जोतता था और जो उसका हिस्सा बनता था वह भू राजस्व देता था। लेकिन अपने साथी अन्य पटीदार, जिसे हम कहें बगल के किसानों के भू राजस्व के लिए भी वो उत्तरदायी था। इस तरह एक तरह देखें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी था और साथ में सामूहिक उत्तरदायित्व भी था। यदि कोई किसान किसी कारण से राजस्व न दे पाने के कारण से या अपनी परिस्थिति के कारण भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज उस जमीन को अधिग्रहित कर लेती और जो ग्राम समाज है वो पूरी भूमि का स्वामी हो जाता। महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत में
निश्चय किया गया। इसमें भारतीय अंग्रेज़ों से अधिगृहित राज्यों द्वारा हस्तांतरित और अंग्रेज़ों के विजय के क्षेत्र सब शामिल थे। यानी जो यहाँ के राजा महाराजा ने सरेंडर कर दिया था अंग्रेज़ों के आगे, दे दिया था क्षेत्र, वह भी शामिल था, और अंग्रेज़ जो जीत लिए थे वह भी शामिल था। जैसे दिए हुए क्षेत्र या हस्तांतरित क्षेत्र थे, जैसे अवध के नवाब ने 1801 में कंपनी को सौंपा था। इसमें कुल मिलाकर 7 ज़िले थे: इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बरेली। इसी तरह से सुरजी अर्जन गांव की संधि के बाद सिंधिया से जो क्षेत्र मिले, उन क्षेत्रों को कहा गया कि यह विजित क्षेत्र हैं और इसमें शामिल सभी ज़िले अंग्रेज़ों के हैं और ये व्यवस्था लागू होगी। इसमें पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा, इसमें 4 ज़िले हैं। 7 ज़िले थे जो अवध के नवाब ने दिए, और सिंधिया से जो मिले थे इसमें थे 4 ज़िले: पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा। अब जो हस्तांतरित क्षेत्र थे और जो विजित क्षेत्र थे, इनमें सबसे पहले समझौते के द्वारा राजस्व मंडल द्वारा 1 से 5 वर्ष के लिए समझौते किए गए। यह समझौते 1803 से 1807 के बीच किए गए। बाकी बचे जो समझौते थे वे बोर्ड ऑफ कमिश्नर द्वारा किए गए। बोर्ड ऑफ कमिश्नर। यहाँ भी जीते गए क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद बंगाल सरकार और कंपनी के संचालक मंडल में जो गहरे मतभेद उभर के आए थे, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन आ रहा था और ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने खर्चे, ब्रिटेन के खर्चे, वहाँ के औद्योगिकरण की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए जो धन की ज़रूरत थी वह स्थायी बंदोबस्त से नहीं पूरा हो पा रहा था। इंग्लैंड के बड़े अर्थशास्त्री थे रिकार्डो, माल्थस, इन सब के भूमि किराया सिद्धांत प्रचलित थे, लोकप्रिय थे और प्रशासनिक नीति को कहीं न कहीं असर डाल रहे थे। इस स्थिति में महलवाड़ी व्यवस्था 1819 और 22 के बीच निश्चित रूप ग्रहण किया था। 1819 से 22 के बीच में यह व्यवस्था हुई। सबसे पहले बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सचिव जो थे उस समय के, उनका नाम था होल्ट मैकेंजी। मैकेंजी सामान्य तौर पर आप याद रख सकते हैं। मैकेंजी की व्यवस्था थी 1819 में और उन्होंने ही गांव के ओर ध्यान दिलाया था और कुछ सुझाव दिए थे अपने एक पत्र लिख करके, जिसमें कहा था कि ज़मीन का सर्वे किया जाए और एक रजिस्टर तैयार किया जाए उससे संबंधित, और वहीं निश्चित कर लिया जाए कि इस गांव से या महल से कितना किराया लेना है।
और यह तय कर लिया जाए कि हर एक गांव के भूमि कर प्रधान या लंबरदार द्वारा एकत्र करने की व्यवस्था की जाए। बाद में चल करके इनके 3 साल बाद 1822 में एक रेगुलेशन पारित हुआ। उसके 7वें नियम के द्वारा यह सुझाव बना दिया गया, कानूनी रूप से दे दिया गया, यानी मान्य कर दिया गया। और जहाँ कहीं भी ज़मींदार लगान इकट्ठा करते थे, वह क्षेत्र भूमि किराए के रूप में 30% रखा गया, जहाँ ज़मींदार पहले से इकट्ठा करते थे। और वह क्षेत्र जहाँ पर ग्राम समाज भूमि कर एकत्र करता था और भूमि जो थी वो गांव के समाज की सम्मिलित रूप से थी, वहाँ का जो कर था, भू राजस्व था, वह 95% निश्चित किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि भूमि किराए का 95% कितना अधिक होता है। यह लगान बहुत अधिक था, लेकिन इसे बहुत कठोरता से लागू किया गया। अब यहाँ लागू करने में अनेक समस्याएं आई। स्वाभाविक था आना कि भूमि की उत्पादन शक्ति क्या है, उसका मूल्य कितना है, उसका किराया कितना तय किया जाए, भूमि का वर्गीकरण कैसे किया जाए। यह सब कठिन बातें थी और ज़्यादातर अधिकारियों ने कहा कि ये हम नहीं कर पाएंगे। और अभिलेखों से पूरी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन भूमि के स्वामित्व में लगातार परिवर्तन आ रहा था। भूमि का स्वामित्व बदलेगा, उसका किराया बदलेगा, उसका टैक्स बदलेगा। इसके अलावा इस व्यवस्था में एक निश्चित अवधि के लिए इसे निर्धारित किया गया था, लेकिन सरकार की मांग अधिक होने से और जो कर था वसूल करने में कठोरता अपनाई गई, ये व्यवस्था बेकार हो गई। और यही कारण था कि 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 9 द्वारा, उस समय का लॉर्ड विलियम बैटिंग द्वारा इस व्यवस्था के सिद्धांत में परिवर्तन किया गया और अब भूमि की उपज और भूमि के किराए का अनुमान लगाने की जो पद्धति थी, उसे आसान कर दी गई और अलग अलग भूमि के लिए अलग अलग औसत किराया निश्चित करने का निश्चय हुआ। सबसे पहले भूमि लगान निश्चित करने के लिए मानचित्रों और पंजिकाओं का उपयोग किया गया और यह जो नई भूमि योजना थी, यह मार्टिन के निर्देशन में, मार्टिन बोर्ड के निर्देशन में बनाई गई। मार्टिन बोर्ड के निर्देशन में बनाई गई योजना के अनुसार एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता और खेतों की वास्तविक स्थिति देखी जाती। बंजर भूमि और उपजाऊ भूमि को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता था। इसके बाद
क्या मांग की गई है यह लिखा जाता और फिर पूरे गांव का अध्ययन कर उसका भूमि कर निर्धारित कर देते थे। यहाँ हर एक गांव और महाल के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार समायोजित करने का निर्देश दे दिया गया। यानी अगर थोड़ा बहुत किसी एरिया में कम उपजाऊ ज़मीन है और किसी कारण से कम हो जाता है और दूसरी एरिया में बढ़ जाता है, तो दूसरी एरिया वाले से इसे एडजस्ट कर लिया जाए। इनका किराया कम नहीं होगा। केवल उनको समायोजित करने का अधिकार दिया गया जो गांव के महाल थे, जो लंबरदार थे, प्रधान थे, बड़े लोग थे, उन्हें ही निर्धारित करना था, वसूलना था। उनको केवल इतना ही अधिकार दिया गया कि आप अपने में एडजस्ट करो, हमें तो पूरा चाहिए। आपने अगर किसी से गांव में भू राजस्व नहीं वसूला तो दूसरे से अधिक वसूल लो, हमें चाहिए। और कितना चाहिए? भूमि किराए का 66% निश्चित किया गया और इसे 30 साल के लिए लागू कर दिया गया। आगे चल करके 1855 में इसे 50% कर दिया गया। लेकिन आधा 50% करने के बाद भी ये ध्यान रखा गया कि आगे चलकर कितना बढ़ जाएगा, उस पर भी इनकी निगाह रही। अब बात करते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला, किसानों के ऊपर क्या असर हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इसमें परिणाम में जो देखते हैं, किसानों को तो कोई लाभ नहीं होना था और स्वाभाविक था कि यहाँ इतना अधिक भूमि कर निश्चित कर दिया जाए तो किसानों को लाभ तो होना ही नहीं। और यह भी मान लिया जाए कि भविष्य में इतना लगान अधिक होगा और उसका निर्धारण कर दिया जाए, तब तो और अधिक किसानों के लिए दिक्कत है कि अगर अधिक नहीं हुआ तो घाटा हुआ और उसमें नुकसान हुआ, अधिक हुआ तो वो तो हमें देना ही देना है, वो तो ब्रिटेन सरकार को ले जाके देना है, प्रधान के माध्यम से, लंबरदार के माध्यम से, महाल के माध्यम से। बंगाल में जो ब्रिटिश सरकार ने अपनी भूमि नीति में संपत्ति संबंधी अधिकारों को महत्व दिया था, लेकिन उसी तरह की नीति नए बंदोबस्त में नहीं अपनाई गई। फिर भी संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ होड़ मच गई और जमींदारी व्यवस्था के सभी लक्षण दिखाई देने लगे। जो गांव के लंबरदार थे, जो प्रधान थे, वो उसी तरह से अपना वसूल करने लगे जैसे जमींदार करता था। इसलिए इसे कह दें कि ये जमींदारी का संशोधित रूप है या छोटा रूप है तो कोई गलत नहीं है। और यहाँ जो लगान से संबंधित निर्णय थे वो सब जल्दीबाजी में और लापरवाही के साथ किया गया। लगान दर गलत और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर तय किया गया, कठोरता से लागू कर लिया गया। सिर्फ केवल कानपुर के क्षेत्र में ही पहले 3 वर्ष के समय में 238 जमींदारों को अपने भूमि अधिकार से वंचित होना पड़ा। 238 जमींदारों को, क्योंकि भूमि का बहुत अधिक किराया लिया जा रहा था।
और जो भूमि का स्वामित्व बदलता जा रहा था उसका भी बहुत दुष्प्रभाव किसानों पर प्रभाव। भूमि कर बहुत अधिक था, किसानों को कठिनाई उठानी पड़ रही है, और व्यापारी साहूकार यहाँ भी आ गए, उन्हीं के हाथ में ज़मीन जाने लगी। देखो, यहाँ व्यापारी और साहूकार दो बातें हैं। व्यापारी से मतलब था कि जब हमारा उत्पादन होता है उस समय हमारे जीन्स या फसल की कीमत बहुत कम हो जाती है, कम करके व्यापारी खरीद लेता है, और अब उसे किसान को तो भूमि का किराया देना है, उसे तो बेचना ही बेचना है, वो छुट्टी नहीं पा सकता क्योंकि उसे देना है ये अंग्रेज़ों को। तो सस्ते में बेचना पड़ा, और अब जब कर्ज लेगा तो वो साहूकार से लेगा। तो पहले व्यापारी के चंगुल में फंसा, कम पैसे में बेचा अपना, और फिर साहूकार के चक्कर में पड़ा, अधिक ब्याज दर पर उसे ऋण लेना पड़ा। तो इनके हाथ में चला गया, व्यापारी और साहूकार के, और एकदम जमींदारी व्यवस्था सी दिखाई पड़ने लगी। और वह सारे दोष यहाँ दिखाई देने लगे जो एक जमींदार के समय में थी, क्योंकि वो महल वाले वैसे व्यवहार करते थे। करों का बोझ, दयनीय अवस्था किसानों की, पुराने जमींदार तालकेदारों के अधिकारों की अवहेलना की गई। इसका कारण हुआ कि 1857 में तालुकेदारों को विद्रोह करने के लिए प्रेरणा मिली। इस तरह से हम कहें महालवाड़ी व्यवस्था में भी यही व्यवस्था हुई। अब एक सामूहिक रूप से हम थोड़ी सी समीक्षा करना चाहेंगे इनकी व्यवस्था का, बहुत संक्षेप में। 3 पद्धतियां लागू की। बंगाल, बिहार में, उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था और स्थायी भूमि बंदोबस्त कर दी गई। दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी की गई, और उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था। देखो, तीनों स्थितियों में किसानों के ऊपर ही सबसे अधिक बोझ पड़ा है। सभी लोगों ने सबसे अधिक टैक्स, भू राजस्व वसूल करने की कोशिश की, और तीनों स्थितियों में जो वसूल करने वाले लोग थे वे चाहे अपने ही लोग थे, जैसे दक्षिण भारत में हम मद्रास की बात करें यहाँ भी, और चाहे हम महाल की बात करें अपने गांव के ही लोग थे, गांव का प्रधान, लंबरदार। ये लोग भी जमींदारों जैसी व्यवस्था बना दी, वही जमींदारों जैसी वसूलखोरी, और उसी तरह का इन्होंने कष्ट देना चालू किया किसानों को। और जहाँ पर सरकारी व्यवस्था बनाई गई, सरकारी कर्मचारी भी अपने को वहाँ जा कर के किसानों के बीच में जमींदार जैसा ही व्यवहार करने लगे, और घूसखोरी, लपेटी, ये सब चालू हो गया। जैसे मैंने पहले बताया, अगर घूसखोरी का इतिहास लिखा जाए तो जो ज़मीन लेवल तक ये पहुंचता है, ये तो उसके पहले भी घूसखोरी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग जानते हैं मध्यकाल में फिरोज तुगलक शासक होकर के भी अपने ही एक सैनिक को 1 रुपये सिक्का देता है, 1 टंका देता है कि जाके अपने घोड़े को पास करा लो। तो वो घूसखोरी तो थी, ऐसा हम नहीं कह सकते घूसखोरी नहीं थी, लेकिन हर किसान को घूसखोरी में शामिल करने की जो व्यवस्था बनी, वह दक्षिण में मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें आई। करप्शन हर लेवल पर, हर स्तर पर पहुंच गया, गांव-गांव, घर-घर तक घुस गया, और यह व्यवस्था अंग्रेज़ों की रही। तो इस तरह से इनकी, चाहे अंग्रेज़ों की व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी, किसी को भी हम कम नहीं कह सकते। तीनों ही शोषक पद्धतियाँ थी और किसानों का शोषण हुआ। आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।